नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है वो है आपका मिसचीफ रूल। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। अब देखिए, जो मिसचीफ रूल है ये क्या है? ये एक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है ये हम एक पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अब ये जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिसे हम मिसचीफ रूल कर रहे हैं, इससे क्या करते हैं, जजेस यूज़ करते हैं कि इसलिए टू आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव इंटेंट के जो कानून बनाने वाले थे उनके दिमाग में क्या सोच चल रही थी। और ख़ासकर जब लेजिस्लेशन एम्बिगुअस होता है और अनक्लियर होता है तो उस समय इसको हम यूज़ करते हैं। अब ये हेडन के केस में ओरिजिनेट हुआ था, 1584 का केस है। और ये क्या करता है, ये उस मिसचीफ या प्रॉब्लम को जो समस्या थी उसको दूर करने की कोशिश करता है। और जिस समस्या या प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उस पर्टिकुलर कानून को ड्राफ्ट किया गया था ताकि वो सॉल्यूशन मिल सके। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? दिस रूल बेसिकली अलाउज कोर्ट टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट इन वन वे टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। इस लाइन को याद कर लेंगे तो जब भी मिसचीफ रूल की बात करेंगे कि मिसचीफ रूल का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड बाय जजेस कोर्ट्स to suppress the mischief and advance the remedy. And please pay attention, even to the extent it is far from the plain meaning of words. हमें वर्ड्स के मीनिंग पे फोकस नहीं करना है, इसलिए हम उसके मीनिंग को भी क्रॉस कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम करना है, हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है उस मिसचीफ या प्रॉब्लम पे जब वो कानून बन रहा था, और जो सॉल्यूशन है उस पर फोकस करना है। तो मिसचीफ या प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे फोकस करना है। सप्रेसिस द मिसचीफ, इसको वन को सप्रेस करेंगे और रेमेडी या सॉल्यूशन को प्रमोट करेंगे। अब हाउ दिस रूल वर्क्स, इट इज़ यूज्ड व्हेन द लिटरल और गोल्डन रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल। ये हो गई पहली बात। जब लिटरल और गोल्डन रूल काम में नहीं आते हैं तब इस रूल को हम यूज़ करते हैं। अब हेडन के केस में 4 की क्वेश्चंस थे जो हमें पूछना होता है कि कौन सा जज को, कि जब हम मिसचीफ रूल अप्लाई कर रहे हैं तो इन 4 क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात तो व्हाट वाज द लॉ बिफोर द स्टैट्यूट वाज इनेक्टेड। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि ये लॉ क्या थी, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे कि उस लॉ में, उस लॉ को जब बनाया तो मिसचीफ क्या थी, डिफेक्ट या प्रॉब्लम क्या थी। तीसरा देखेंगे कि जब वो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो क्या रेमेडी दी, और उस रेमेडी के बनाने के पीछे सही मायने में कारण क्या था। तो इन 4 क्वेश्चंस को हम अप्लाई ज़रूर करेंगे जब भी हम मिसचीफ रूल को यूज़ करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात तो हम पार्लियामेंट की जो इंटेंशन है उसको रियलाइज़ करते हैं। दूसरी बात, हम इंटरप्रिटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं। तीसरी बात, जो लॉ के अंदर लूप होल्स हैं वो हमें पता लगते हैं जब हम मिसचीफ रूल को यूज़ करते हैं, और उसको हम उस लूप होल्स को भरने की कोशिश करते हैं मिसचीफ रूल से। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं? एक तो अननेसेसरी डिस्क्रिशन आ जाता है कई बार जजेस के पास, और वो सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके अगेंस्ट है। और अगर जजेस प्रॉपरली यूज़ करते हैं दैट्स फाइन। समटाइम्स क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन जुडिशियल लॉ मेकिंग, जबकि लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, बट समटाइम्स जज मेड लॉ इज़ ऑल्सो देयर। आर्टिकल 141 of the Indian Constitution, it clearly states that the law declared by the Supreme Court is the law of the land. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट है, हाई कोर्ट आपके स्टेट में लॉ बनाता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए कानून बनाता है। नाउ दिस मिसचीफ रूल समटाइम्स इट मे ऑल्सो कॉज अनसर्टेनिटी इन द अप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। किसी केस में कुछ हो जाता है, किसी केस में
कुछ डिसीजन आ जाता है, तो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस की वजह से अनसर्टेनिटी रहती है। अब मिसचीफ रूल क्यों अप्लाई करते हैं? जैसा कि पहले भी बताया, इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट के लिए। दूसरा, हम जब मिसचीफ रूल को अप्लाई करते हैं तो जज क्या करते हैं, वो जो गिल्टी पर्सन होता है देखते हैं कि कहीं इंटरप्रटेशन की वजह से या जो वॉइड है या जो गैप है लॉ में उसकी वजह से वो एस्केप ना हो जाए, और जो जजेज हैं इसको यूज़ करते हैं लेजिस्लेटिव वॉइड्स, जो गैप्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए मिसचीफ रूल को। अब क्रिटिसिज्म क्या है? जैसे कि पहले भी बताया कि एक जुडिशियल सब्जेक्टिविटी और जुडिशियल लॉ मेकिंग समटाइम्स इज़ द आउटकम ऑफ दिस मिसचीफ रूल, और ये कई बार अनजस्ट और एब्सर्ड आउटकम्स भी रहते हैं, रिजल्ट्स रहते हैं इसके, और देर आर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग द लाइंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल रोल्स, तो इन पे चेक रखना ज़रूरी है। अब मिसचीफ रूल को हम पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। ये एक पर्पसिव अप्रोच है, और इट अलाउज द जजेस टू गो बियॉन्ड द लिटल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू इंश्योर दैट लॉ अचीव इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। और क्यों जा रहे हैं लिटिल मीनिंग के बियॉन्ड? ताकि उसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव हम लॉ का अप्लाई कर पाएँ। और ये लिटरल रूल के कॉन्ट्रास्ट में है, जहाँ पे हम एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट को फॉलो करते हैं, चाहे उसका आउटकम एब्सर्ड ही क्यों ना हो। ठीक है। और गोल्डन रूल के भी कॉन्ट्रास्ट में है, क्योंकि गोल्डन रूल में हम क्या करते हैं कि लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल मीनिंग जो है उसको मॉडिफाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एब्सर्ड रिजल्ट्स। जबकि मिसचीफ रूल के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए हम लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाते हैं, मॉडिफाई नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिए, मॉडिफाई होता है गोल्डन रूल में, मॉडिफाई होता है गोल्डन रूल में, और जो एग्जैक्ट मीनिंग लेते हैं लिटरल रूल में, और जो आपका हम क्या करते हैं, बियॉन्ड द लिटल मीनिंग जाते हैं मिसचीफ रूल में। तो ये बातें क्लियर रहनी चाहिए, तीनों रूल में क्या डिफरेंस है। अब केस लो 1 देखिए, स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स, 1960 का केस है, कोर्ट ऑफ अपील का, इंग्लैंड एंड वेल्स। इनके अंदर जजेस थे देखिए, लॉर्ड पार्कर चीफ जस्टिस थे, एशवर्थ एंड जस्टिस विन, 3 जजेस आर देयर, राइट, 3 judges. Now Smith was a prostitute, and she was charged under Section 1 Clause 1 of the Street Offences Act 1959, and in under this section you see it is an offence for a person to solicit in a street or public place for the purpose of prostitution. तो जब प्रोस्टिट्यूशन के अंदर किसी भी महिला को मना किया था कि वो स्ट्रीट या पब्लिक प्लेसेस में जाके इशारे नहीं कर सकती। नाउ स्मिथ, व्हाट शी वाज डूइंग, दैट शी वाज इनसाइड ए प्राइवेट बिल्डिंग एंड शी वाज soliciting from a window or balcony. Now where she attracted the attention of men in the street. Now the legal issue in this case was Smith guilty of soliciting in a street or public place when she was physically inside a private property and but directing her solicitation at people in public. तो भले ही वो प्राइवेट स्पेस में थी, लेकिन सोलिसिट कर रही थी मैन को पब्लिक प्लेस में. Now the Court of Appeal upheld the conviction, and court ruled that the purpose of the statute was to prevent annoyance to the people in public places, and it was relevant whether the prostitute was physically in the street or inside a building. See, the main purpose, the main problem issue was to prevent annoyance to the people in public places, right?
and it does not matter whether the prostitute is on the street or inside a private building. Now, what mattered was the solicitation. Now, the principle established in this case was that court should interpret legislation in a way that prevents the harm or mischief. That prevents the harm or mischief. The law was intended to address that harm or mischief. Now, here the mischief was the public nuisance. What was the mischief? Public nuisance, and the law should be interpreted to suppress the mischief and advance the remedy. As I told you, ये लाइन आपको अच्छे से mischief rule में याद कर लेनी है. Now the impact of this Smith versus Hughes is that this case is one of the significant example of purposive interpretation in UK law, where courts focus on the intent behind the legislation rather than just its literal wording. यानी कि हमें एग्जैक्ट वर्ड्स पे नहीं जाना है, हमें उसके पीछे के इंटेंट के पीछे जाना है. नाउ द सेकंड केस लॉ इज़ रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्सेस DHSS. 1981 का केस है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है. जजेस थे इसमें लॉर्ड डिप्लॉक, लॉर्ड कैथ, लॉर्ड ब्रिज, लॉर्ड विल्बरफोर्स एंड लॉर्ड एडमंड डेविस. तो यानी कि 1 2 3 4 5 जजेस बेंच हो गया इसके अंदर. अब फैक्ट्स क्या थे कि जो अबॉर्शन एक्ट है 1967 का, ये अबॉर्शंस को अलाउ करता था ओनली बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे हम RMP डॉक्टर्स कह देते हैं. और जो भी एडवांसेस इन मेडिकल प्रोसीजर्स थे, दैट नर्सिस वर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ मेडिकल अबॉर्शन यूजिंग द ड्रग्स. यानी कि नर्सिस ज़्यादा उस काम को कर रही थी. नाउ द रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग RCN challenged the Department of Health and Social Security, arguing that this practice was unlawful because the act required abortion to be carried out by doctors. यानी कि जो नर्सिस कर रही थी वो अनलॉफुल था, ऐसा उन्होंने आर्ग्यू किया RCN ने. Now legal issue was, did the Abortion Act prohibited nurses from administering abortion procedure under medical supervision? अब इसमें देखना होगा. नाउ मेजॉरिटी आ गई 3-2 की, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने DHS जो डिपार्टमेंट था उसके फेवर में रूल किया. एंड इट मीन्स द नर्सिस दे वर अलाउड फॉर टू एडमिनिस्टर द पार्ट ऑफ अबॉर्शन प्रोसीजर अंडर ए डॉक्टर्स सुपरविजन. और जो मेजॉरिटी थे डिप्लॉक, कैथ और ब्रिज, उन्होंने क्लियर किया कि जो बैक स्ट्रीट अबॉर्शंस थे उनको हमें प्रिवेंट करना था. यानी कि मिसचीफ क्या थी? बैक स्ट्रीट अबॉर्शंस. और नर्सिस हाउएवर दे वर एक्टिंग अंडर मेडिकल सुपरविजन इन ए कंट्रोल्ड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. तो वो वायलेट नहीं कर रहे थे लॉ को. क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में वो काम कर रहे थे. जो डाइसेंटिंग जजमेंट था वो था लॉर्ड विल्बरफोर्स का और लॉर्ड एडमंड डेविस का. उन्होंने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की कि केवल डॉक्टर्स को ही कैरी आउट करना चाहिए अबॉर्शन. तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो गया कि हमें जो मिसचीफ थी वो थी बैक्टीरियस्ट अबॉर्शन को रोकना. और वो नर्सिस जो भी काम कर रही थी प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में, क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन में कर रही थी, तो वो कुछ गलत नहीं कर रही थी. अब प्रिंसिपल क्या है? देखिए, प्रिंसिपल ये है कि जो पर्पसिव अप्रोच है, उस पर्पसिव अप्रोच में मिसचीफ रूल को अप्लाई कर रहे हैं और इंटेंट पे फोकस करना है, ना कि
हमें स्ट्रिक्ट वर्डिंग पे, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया मेडिकल लॉज के रिगार्डिंग इस डिसीजन के द्वारा। अब केस लो 3 देखिए, KP वर्गीस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। और जजेस देखिए 5 जजेस बेंच हो गया, बड़े बड़े नाम हैं, PN भगवती जी हैं, AC गुप्ता जी हैं, फैज़ल अली हैं, तुजालपुरकर हैं, देसाई हैं। देसाई भगवती इनको आपको पता भी होगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है PIL के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर। अब फैक्ट्स क्या थे? जो KP वर्गीस था अपीलेंट, उन्होंने एक मकान को बेचा 1965 में, और 1965 में जो मकान बेचा वो 16,500 का सेल हुआ। और लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी मार्केट वैल्यू निकाली 65,000, और उन्होंने कहा कि जो वर्गीस जो है, ही इज़ गिल्टी अंडर सेक्शन 52 क्लोज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि उन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, और कंसील किया है कैपिटल गेंस को। ना वर्गीस ने कंटेस्ट किया इस सेक्शन को और कहा कि इट अप्लाइज ओनली वेयर देयर वाज एविडेंस दैट सेलर अंडर स्टेटेड द सेल प्राइस टू इवेड टैक्स, एंड नॉट मेयरली बिकॉज द टैक्स अथॉरिटी बिलीव दैट फेयर मार्केट वैल्यू वॉज हेयर। यानी कि उन्होंने क्लियर किया कि जो लीगल इशू बड़ा क्लियर है कि कोई एविडेंस ना हो फिर भी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को डेलिबरेटली गिल्टी ठहरा सकता है कि कोई इनएडुकेट कंसिडरेशन का इशू है। नाउ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ KP वर्गीस एंड क्वेश्चन द टैक्स डिमांड। Interpretation of section 52 clause 2 is very much clear. The Supreme Court said that this provision could apply only if the tax authorities could prove that taxpayer actually received a higher compensation than what was disclosed. यानी कि उसने पैसे तो ज़्यादा ले लिए और दिखाए कम, इस तरह का कोई इशू नहीं है। और जो मिसचीफ रूल को अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था सेक्शन 52 क्लोज 2 को, दैट वाज टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन एंड नॉट टू पेनलाइज ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। तो प्रॉब्लम क्या थी कि टैक्स इवेजन ना हो, और इट इज़ द बर्डन ऑफ प्रूविंग अंडर वैल्यूएशन इज ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश हुआ? Court should not interpret tax laws in a way that leads to unjust or unintended consequences। यानी कि इतना भी स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि टैक्सिंग लॉज हैं, पीनल लॉज हैं, उनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, पर इतना भी ना हो कि जो अनजस्ट रिजल्ट्स आ जाएं उसके। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा इनकम टैक्स पे रहेगा, और जो हमारी सॉल्यूशन है, जो रेमेडी है, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। और ये अजम्पशंस पे काम नहीं करेंगे कि इसने ऐसा किया होगा या इसने ऐसा किया होगा, पैसे ज़्यादा ले लिए दिखाए कम, ये अजम्पशंस नहीं चलेंगी, क्लियर एविडेंस देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मस्ट प्रूव राइट कि ज़्यादा लिया है कम दिखाया है। नाउ दिस केस रिमेन्स ए लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन टैक्स लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इन्फोर्सेस purposive approach providing protection to genuine taxpayer from arbitrary assessments। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम टैक्स लगाना है, पर वो एक्सरसाइज इतनी आर्बिट्रेरी ना हो कि हम उसको ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को भी पनिश कर दें। तो मीनिंग दे बाय एक लाइन मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए कि मिसचीफ रूल में सप्रेसिस द मिसचीफ, मिसचीफ क्या थी? टैक्स इवेजन, और रेमेडी क्या थी? टू प्रोटेक्ट द जेन्युइन टैक्स पेयर्स। तो हमें वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करनी है दैट सप्रेसिस द मिसचीफ एंड एडवांसेस द रेमेडी। अब नेक्स्ट केस लो देखिए, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस संजय
डालिया एंड अनदर 2015 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। और रंजन गोगोई एंड जस्टिस आर के अग्रवाल 2 जजेस बेंच है। फैक्ट्स क्या हैं? इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड IPRS एक कॉपीराइट सोसाइटी है, और इस कॉपीराइट सोसाइटी ने रिप्रेजेंट करती है म्यूज़िक कंपोजर्स को, लिरिक्स को, और उनको रिप्रेजेंट करते हुए एक सूट फाइल की अगेंस्ट संजय डालिया फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। IPRS का हेडक्वार्टर मुंबई जिसे हम कह रहे हैं, और फाइल सूट इन दिल्ली हाई कोर्ट क्लेमिंग jurisdiction अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 and section 20 of CPC 1908. Sanjay Dalia challenged the jurisdiction, arguing that RPS should have filed the suit before the where infringement took place and where the defendant resided, not in Delhi. Now legal issue is, could IPRS file the case in a court where it has a subordinate office even its principal office is elsewhere? The Supreme Court ruled against IPRS. Now please pay attention. The purpose of section 62 of Copyright Act is to provide convenience to the plaintiff, not an unfair advantage to file the cases in distant location. अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम या इशू क्या हो गया कि अनफेयर एडवांटेज लोग ले रहे थे और कहीं भी केस फाइल कर देते थे, छोटा सा ऑफिस खोल के कहीं भी, और परेशानी होती थी अपोजिट पार्टी को। देखिए, इफ़ ए plaintiff has a principal office and a subordinate office, they can't form shop by choosing a jurisdiction where they have only a subordinate office. IPRS should have filed the case in Bombay, बड़ा क्लियर किया, and where its principal office is located rather than in Delhi where it only had a subordinate office. यानी कि IPRS को केस डालना चाहिए था बॉम्बे पे, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर था, ना कि दिल्ली में जहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस था उनका। प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश हुआ? नो फॉरम शॉपिंग, plaintiffs can't misuse jurisdiction provisional to file the cases in a court far from the actual cause of action. कहाँ पे cause of action अराइज हुआ है वो इम्पोर्टेंट रहता है, इसके लिए सेक्शन 15 से 20 CPC देखिए आप। और प्लेंटिफ कन्वीनियंस एंड डिफेंडेंट राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और अनड्यू हार्डशिप नहीं होनी चाहिए डिफेंडेंट को, अनड्यू हार्डशिप। Now jurisdiction in intellectual property cases, the decision clarified where the copyright infringement suits can be filed when the plaintiff has multiple offices. बड़ा क्लियर हो गया, तो जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है वहीं पे करेंगे। Now this case set an important precedent in jurisdictional matters for intellectual property for IPR cases, preventing misuse of legal provisions for strategic case filing in distant courts. स्ट्रेटेजिक केस फाइलिंग क्या है? मतलब परेशान करने के लिए यूज़ कर रहे थे प्रोविजंस को, वो बंद कर दिया। अब लास्ट केस जो केस नंबर 5 देखिए, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स 4 वर्सेस सिकंदर खान, और 2013 का केस है, गुजरात हाई कोर्ट का, और जस्टिस अकील कुरैशी एंड मिस सोनिया गोकनी 2 जजेस बेंच हो गया। फैक्ट्स क्या हैं? नाउ दिस केस इन्वॉल्व्ड द टैक्सेबिलिटी ऑफ कमीशन पेमेंट्स अंडर सेक्शन 194H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. नाउ ITD contended that trade discounts given to distributors of prepaid SIM cards and recharge vouchers by telecom company should be treated as commission. यानी कि जब हम सिम कार्ड खरीदते हैं तो डिस्काउंट्स देते हैं रिटेलर्स को, उसको कमीशन माना जाए, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा था। और TDS होना चाहिए वहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए जहाँ से भी
किसी एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है तो सैलरी देते वक्त वो 10%, 20%, 30% जैसा भी उसका इनकम स्लैब हो उसके अकॉर्डिंग TDS काटना चाहिए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ से वो पैसा आ रहा है, सोर्स मतलब जहाँ से सैलरी या इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे TDS होना चाहिए ना। जो ये आपके सिकंदर खान थे, जो भी अदर टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनका आर्गुमेंट ये था कि ये जो डिस्काउंट्स हैं ये कमीशन कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि ये आउटराइट सेल ट्रांजैक्शंस हैं और यहाँ पे TDS अप्लाई नहीं होना चाहिए। लीगल इशू ये था कि जो डिस्काउंट है प्रीपेड सिम कार्ड्स पे और रिचार्ज वाउचर्स पे, क्या वो कमीशन है और क्या TDS होना चाहिए उस केस में। तो इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने सिकंदर खान यानी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम मर्चेंट्स हैं, उनके फेवर में डिसाइड किया दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन टेलीकॉम कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वाज ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सेल। वो सेल है, ना कि आपका कमीशन, not an agent principal relationship. Since the distributors they were purchasing the vouchers at discount and selling them in the market, this discount could not be treated as commission under section 194H of the Income Tax Act, and therefore this TDS is not applicable to these discounts. Principle क्या establish हुआ? A mere discount in pricing does not constitute a commission, number one, unless there is an agency relationship. Section 194H applies only when there is agent principal relationship, not a buyer seller transaction. यानी कि जब एजेंट या प्रिंसिपल की रिलेशनशिप होगी तो ही TDS होगा। तो जब भी हम किसी, चाहे हमारा सर्वेंट हो, एम्प्लॉय हो, उसको हम जब भी पे करेंगे तो TDS करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। और जब भी बायर सेलर ट्रांजैक्शन होगी तो TDS नहीं होगा। यानी कि दुकानदार जब भी सेल करेंगे, सिम कार्ड बेच रहे हैं, तो वो TDS नहीं काटेंगे। नाउ दिस केस प्रोवाइडेड क्लैरिटी ऑन TDS ऑब्लिगेशन इन द टेलीकॉम सेक्टर रिगार्डिंग प्रीपेड कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका जो भी प्रीपेड रिचार्ज डिस्काउंट्स है उस पर TDS नहीं होगा। अननेसेसरी टैक्स बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हम नहीं डाल सकते। और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है भारती सेलुलर लिमिटेड 2014 का, वो भी आप ज़रूर स्टडी करिए इसके रिगार्डिंग। नाउ कंक्लूजन क्या है हमारे इस लेक्चर का, देखिए, कोर्ट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग द पर्पस बिहाइंड द प्रोविजंस। पर्पस, उस प्रोविजन का पर्पस क्या है, पहली बात। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यों यूज़ करते हैं, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, इस लाइन को याद कर लेंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ। नाउ दी कोर्ट एम्स टू प्रिवेंट इनकन्वीनियंस टू द पार्टी एंड सप्रेसेस द मिसचीफ, इंश्योरिंग दैट द इंटरप्रिटेशन अलाइंड विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट। ऐसी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे जिससे कि पार्टीज़ को इनकन्वीनियंस ना हो और साथ साथ में वो जो इंटरप्रिटेशन है वो अलाइन करे लेजिस्लेटिव इंटेंट के साथ। यानी कि कोर्ट्स क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं इंटरप्रिटेशन को, ठीक है ना। ये जैसे हम FM रेडियो के कई बार स्टेशन क्लियर नहीं आता, उसको हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है। नाउ द कोर्ट्स एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट टू प्रोवाइड ए रेमेडी फॉर द आइडेंटिफाइड मिसचीफ। Indian judiciary specially applies the mischief rule to ensure that the statutory interpretation align with the legislature intent, effectively addressing the issues the statutes aim to remedy। यानी कि नट शेल में बोलें तो अगर कोई भी अनक्लियर है प्रोविजन ऑफ लॉ, डाउटफुल है, तो हमें ऐसी इंटरप्रिटेशन निकालनी है जो कि सप्रेस करे मिसचीफ को और रेमेडी को करे एडवांस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और यदि आप ऐसे लेक्चर्स को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि लेक्चर हम बनाएं
और डिस्कस करें तो उसको भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।